नमस्कार, आज है तारीख 20 सितंबर, दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। इसराइल ने बेरूत समेत लेबनान में कई जगहों पर किए टारगेटेड हमले। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के बयान के बाद बढ़ी गोलाबारी, लेकिन क्या हिजबुल्लाह इसराइल संघर्ष से मध्य पूर्व में गहरा सकता है संकट? ये हिजबुल्लाह भी की अपनी लिमिटेशन है, ईरान की अपनी लिमिटेशन है, तो जितने एंटी इजरायली फोर्सेस हैं उनकी अपनी लिमिटेशन है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू को लेकर क्यों बढ़ रहा है विवाद, करेंगे चर्चा। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग। लंग कैंसर से जूझने और इससे लड़ रहे मरीजों की आवाज बनने वाले रवि प्रकाश का आज निधन हो गया। विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल जानते हैं सुमिरन से। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई अलग अलग मुठभेड़ में सेना के 6 सैनिकों और 12 चरमपंथियों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR के मुताबिक अलग अलग मामलों में सेना की जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 12 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में चलाया गया। बयान के मुताबिक इन आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को करीब $40 अरब का लोन देगा। EU कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच उससे बचने के लिए यूक्रेन को EU की मदद की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो इन पैसों का इस्तेमाल एनर्जी, एयर डिफेंस और ज्यादा हथियार खरीदने के लिए करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस साल उसके सहयोगी जो कदम उठाएंगे, यूक्रेन की जीत उस पर निर्भर करेगी। Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पूरा प्लान उनके पार्टनर्स के समय रहते लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। ये प्लान अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने के बीच लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगा और इसे टाला नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि प्लान के मुताबिक सब हो और उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि प्लान कामयाब रहा। सिंधु दल समझौते की समीक्षा किए जाने के लिए भारत की ओर से भेजे गए नोटिस पर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बालोच ने पत्रकारों से कहा, पाकिस्तान सिंधु जल संधि को अहम मानता है और उम्मीद करता है कि इसके प्रावधानों का भारत भी पालन करेगा। भारत ने 30 अगस्त को पाकिस्तान को नोटिस देते हुए कहा था कि हालात में कुछ बुनियादी और अप्रत्याशित बदलाव आए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को हुई थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल को अब हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर जल्द ही सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल हैक हुआ था और इस पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कंटेंट दिखने लगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिस में इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि चैनल हैक हुआ था। साथ ही इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर चैनल क्यों हटाया गया। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी 2025 तक ब्याज दरों में कटौती की घोषणा कर सकता है। और चेन्नई में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पहली पारी में 139 रन बनाए। भारत को 376 रनों पर सीमित करने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम कुछ खास नहीं कर पाई। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अलम हसन ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत आज करते हैं इसराइल और लेबनान की खबर से। लेबनान में सैकड़ों कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हुए धमाकों के बाद अब इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर टारगेटेड स्ट्राइक्स करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाने वाले दाहिए में भी दूर से धुआं उठता देखा गया है।
मानसी, वहीं हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं और उत्तरी इसराइल के कुछ हिस्सों में आग लगने की खबर है। इसके बाद मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। आपको पता है हम ये बात कर रहे थे और कल भी हमने पॉडकास्ट में इसकी चर्चा की। लेबनान में सैकड़ों कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके हुए और हिजबुल्ला ने इसका आरोप लगाया इसराइल पर। हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कल शाम बयान दिया। उन्होंने कहा हिजबुल्ला ना तो झुकेगा ना हारेगा। जब तक गजा युद्ध खत्म नहीं होता वो इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। ماذا يمكن أن نسمي هذا العمل اللي جوامه؟ हसन नसरल्लाह ने कहा इस आपराधिक कार्रवाई को हम क्या कहें, ये एक बड़ा आतंकी अभियान है, ये जनसंहार है। आज के दिन को हम मंगलवार का जनसंहार और बुधवार का जनसंहार कहेंगे। जब से कैंसर का ये ट्यूमर इस इलाके में लगाया गया है तब से लेकर अब तक इस पूरे संघर्ष में ये घटना दुश्मन की बड़ी सामूहिक हत्या की कार्रवाई में शामिल हो गया है। ये लेबनान के लोगों, उसके विरोध, उसकी संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला है। ये युद्ध अपराध है, युद्ध की घोषणा है। मानसी, हसन नसरल्लाह ने हमलों को अभूतपूर्व तो बताया है, हालांकि ये भी कहा कि इसका असर सीमित रहा है और हिजबुल्ला का कम्युनिकेशन नेटवर्क अभी भी चल रहा है और इसका समूह के नेताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इन हमलों के लिए उन्होंने इसराइल पर आरोप लगाया और कहा कि इस अभियान में उसने सभी नियम और लाल रेखाएं पार कर दी हैं। لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير وكما قلت في سياق الكلمة वो कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जो आक्रामकता की गई है वो बड़ी है और जैसा कि मैंने कहा ये अभूतपूर्व है और इसका कड़ा और उचित प्रतिशोध लिया जाएगा। इसके लिए उचित सजा दी जाएगी जहां वो इसकी उम्मीद करते हैं और जहां वो उसकी उम्मीद नहीं करते हैं। तो सुमिरन, हसन नसरल्लाह ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्ला इसराइल से बदला लेगा। उनका ये बयान जब कल शाम आया उस वक्त लेबनान में ये बयान टीवी पर प्रसारित हो रहा था, लेकिन ये बात भी है कि हसन नसरल्लाह कहाँ से संबोधन दे रहे थे ये बात अभी तक गोपनीय है। लेकिन इसी वक्त इसराइल जो है वो दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रहा था और बीती रात जो ये हमले हो रहे थे वो अभी भी जारी हैं। इसराइल का कहना है कि वो हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहा था। नसरल्लाह के संबोधन के दौरान इसराइली लड़ाकू विमानों को बैरूत के ऊपर भी गुजरते देखा गया। बैरूत में रहने वाले अहमद शाहीन ने कहा, अहमद शाहीन कह रहे हैं युद्ध लगातार बदल रहा है, एक दिन आपके पक्ष में तो दूसरे दिन आपके विरोध में। उन्होंने हमें धोखा दिया है, लेकिन जैसा नसरल्लाह ने कहा है कि वो दिन आएगा जब उनसे लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इस बीच सुमिरन, लेबनान में तनाव बढ़ रहा है। यहाँ के वित्त मंत्री अमीन सलाम ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि यहाँ स्थिति तेजी से बदल रही है और हालात जो हैं वो कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। After what happened the past 48 hours, it really has been gone out of तो लेबनान के control. वित्त मंत्री कह रहे हैं कि बीते 48 घंटों में जो कुछ हुआ स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है, क्योंकि जो हुआ वो व्यापक था। देश की हर गली, हर कोने, घरों, स्कूलों, बाजारों के पास धमाके हुए। सरकार के तौर पर हम चीजों को शांत करने और एक शांतिपूर्ण मंच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसराइल की कार्रवाई से स्थिति बिगड़ गई। मानसी, जब से हमास के खिलाफ इसराइल ने हमले शुरू किए हैं तब से लेबनान के दक्षिणी सीमा के पास से हिजबुल्ला भी इसराइल पर हमला करता रहा है और इसराइल ने भी रह रहकर हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। एक दिन पहले इसराइली रक्षा मंत्री ने कहा था कि सेना अब उत्तर की तरफ बढ़ रही है। अब उन्होंने कहा है कि सेना प्रमुख ने इसराइल और लेबनान की सीमा पर युद्ध की योजना को वहां की सरकार ने मंजूरी दे दी है। אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. इसराइली रक्षा मंत्री कह रहे हैं बीते कुछ दिनों से हम लोग कई महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं। ये युद्ध का एक नया चरण है, इसमें महत्वपूर्ण मौके तो हैं लेकिन महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं। हिजबुल्ला को लगता है कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन हमारी सैन्य कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा। तो आपने ये चीज़ गौर की कि जो इसराइली रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जोखिम भी हैं, और जोखिम जो है वो ये है कि हमास इजराइल का जो संघर्ष था जो नीचे दक्षिण की तरफ था अब वो उत्तर की तरफ फैल सकता है और अब वो मध्य पूर्व की तरफ भी फैल सकता है, क्योंकि एक तरफ हिजबुल्ला ने बदला लेने की बात की है तो दूसरी तरफ इसराइल ने सीमा पर लामबंदी शुरू कर दी है। और मिल रही खबरों के अनुसार इसराइल जो है वो इसराइल और लेबनान की जो सीमा है उसके पास एक बफर जोन बनाना चाहता है। लेकिन लेबनान में कम्युनिकेशन डिवाइसेस, पहले पेजर्स और फिर वॉकी टॉकी में धमाकों की घटना, और उस पर हिजबुल्ला के प्रतिक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब चिंता बढ़ गई है।
युद्ध के विस्तार की चिंता बढ़ गई है। इन सब के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल का अपना दौरा टाल दिया है। वो अगले सप्ताह इसराइल जाने वाले थे। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जॉन पियर ने कूटनीतिक रास्तों से मुश्किल का हल तलाशने की बात कही। We are concerned about the tension and afraid and concerned. कैरिन जीन कह रही हैं, बढ़ रहे तनाव से हम चिंता में हैं। हमें डर है कि मामला और बढ़ सकता है। हम ये पहले भी कह चुके हैं कि आगे का रास्ता कूटनीतिक समाधान का होना चाहिए। हमें लगता है कि ये संभव है और इसकी तत्काल जरूरत है। हम यही करने वाले हैं। हम कूटनीतिक चर्चाएं जारी रखेंगे। हम नहीं चाहते कि तनाव बढ़े। और सुमिरन, इस बीच ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका चिंता में है, और भी पश्चिमी मुल्क हैं जो चिंतित हैं। ब्रितानी विदेश मंत्री डेविड लैमी ने अमेरिकी, फ्रांसीसी, जर्मन और इटली के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि लेबनान में मौजूद जो उनके नागरिक हैं, उन्होंने उनसे कहा है कि वो लेबनान से बाहर निकले। We of course discussed the situation in Lebanon, which is of huge concern. डेविड लमी कह रहे हैं कि हमने लेबनान की स्थिति पर चर्चा की, जो बड़ी चिंता का विषय है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम सभी इस मामले में स्पष्ट हैं कि बातचीत के जरिए इसका समाधान हम देखना चाहते हैं। मैं दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की अपील कर रहा हूं, ताकि हम उस समझौते, उस राजनीतिक समाधान तक पहुंच सकें जिसकी जरूरत है। वांसी, वहीं मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया मामले के विशेष संयोजक टॉर वेनेसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल सदस्यों से कहा है कि दोनों ही तरफ संयम बरतने की जरूरत है। I would like to express my grave concern over the growing risk of wide-scale regional escalation. संयोजक कह रहे हैं, इलाके में तनाव बढ़ने के जोखिम पर मैं गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। हाल के दिनों में लेबनान में जो हुआ उससे अस्थिरता बढ़ जाएगी। मैं सभी पक्षों से ऐसे कदम उठाने से बचने की अपील करता हूं जो स्थिति को और खराब कर सकते हैं। तो सुना आपने सुमिरन, पश्चिमी मुल्कों ने मामला न बढ़ने देने और कूटनीतिक बातचीत के जरिए रास्ता खोजने की बात की है। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि इसराइल की जो उत्तरी सीमा है, लेबनान से सटी हुई सीमा, वहाँ तनाव बढ़ रहा है और उसे लेकर चिंता होना वाजिब भी है। इसराइल ने पहले ही अपने उत्तरी हिस्से के जो गांव हैं, क्योंकि इसराइल पर हिजबुल्लाह सीमा पार से हमले कर रहा था, तो इसराइल ने वहाँ के गांवों को पहले ही खाली करा दिया था। और अगर उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह मौजूद रहा तो वो अपने नागरिकों को वापस वहां भेज नहीं सकेगा और ये इसराइल के लिए बड़ी चिंता है। इसी के बीच इसराइल ये कहता रहा है कि उसका उद्देश्य हमास को जड़ से खत्म करने का है। अब क्या अपना ध्यान हिजबुल्लाह की तरफ और अपनी उत्तरी सीमा की तरफ बढ़ाएगा इसराइल? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अब लेबनान की तरफ उसका ध्यान बढ़ गया है और क्या उसका उद्देश्य अब यही रह गया है कि लेबनान की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं बदल गया है? जी, ये बिल्कुल एक वाजिब सवाल उठ रहा है कि क्या अब इसराइल का उद्देश्य बदल सकता है, क्योंकि लेबनान में जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके की घटना हुई उसके बाद हिजबुल्लाह में नाराज़गी है और घटना के बाद इसराइली रक्षा मंत्री योआव गैलांट जो हैं वो इसे युद्ध का नया चरण कह चुके हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर रिसर्च फेलो और मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजलुर रहमान सिद्दीकी से मैंने चर्चा की और उनसे यही सब सवाल पूछा कि जब इसराइल लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ रहा है तो इसराइल के लिए क्या मुश्किलें हैं और हिजबुल्लाह के लिए क्या चुनौतियां हैं। देखिए, जहाँ तक यूएन का रिस्पांस वगैरह है, ये सब तो हम पिछले एक साल से सुन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि चीजें कुछ भी मूव नहीं कर रही हैं। इजराइल का एग्रेशन उसी तरह ऑन है, हिजबुल्लाह का जो स्लो रिएक्शन, जो स्लो रिस्पांस जिसको कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, उसी तरह ऑन है। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ये बात तो तय है कि इजराइल और लेबनान बॉर्डर पे टेंशन एस्केलेट करेगा और उसमें इजराइल ने जो अभी जो एक्शन लिया है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि तकरीबन एक साल से जो इजराइल का नॉर्दर्न पार्ट है उससे तकरीबन सभी लोगों को इवैक्यूएट करा जा चुका है। वहाँ पे स्कूल्स बंद हैं, वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज बंद है और वहाँ पे लोगों को खतरा बना हुआ है। तो एक इंटरनल प्रेशर भी है नेतन्याहू साहब पे कि इस एरिया को कब तक वो करेंगे आप। तो अभी फिलहाल जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये है नेतन्याहू का कि उस एरिया को वहाँ पे एक तरह की नॉर्मलसी रिस्टोर करना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस नॉर्मलसी के नाम पे जो पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है उससे चीजें कहीं बेहतर नहीं होंगी, उससे चीजें और भी बिगड़ेंगी। हिजबुल्लाह के वहां भी तो एक इंटरनल प्रेशर है कि आप रिटेलिएट कीजिए। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके आप मेजर प्लेयर है, मेजर पिलर है, वहां भी कहीं ना कहीं से उनके कैडर्स का, उनके सिंपैथाइजर का, उनके पॉपुलेशन का और उनके जो लोग हैं उनका भी एक प्रेशर है और हिजबुल्लाह को भी अपनी पोजीशन को, अपनी रिलेवेंस को साबित करने के लिए कि वाकई एक बहुत ही स्टडी फोर्स है, बहुत ही एंटी इजराइली फोर्स है, उनको ये करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी टेंशन बढ़ेगा
लेकिन जिस तरह की जो बातें आ रही कि फुल फ्लेज वार होगा, वो मुझे नहीं लगता है। मुझे यानी आपका मानना है कि तनाव हाल फिलहाल में नहीं फैलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसकी कोई रीजन है। इजराइल और हमास को छोड़ के कोई भी नहीं चाहता है कि रीजनल वार हो या वार बढ़े, चाहे वो ईरान हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे दूसरी रीजनल ताकतें हो, चाहे जो ग्लोबल एक्टर्स हैं। पहली बात ये कि जो सबसे बड़ा मेजर एक्टर है जो रीजनल वार में इसको चेंज कर सकता है वो ईरान। ईरान खुद भी नहीं कीन है। जो सबसे बड़ा चांस था रीजनल वार में बदलने का वो था हनिया का असैसिनेशन। उसको तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, अब तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में ये लगता नहीं कि रीजनल वार भी कहीं बदलेगा। और ये हिजबुल्लाह भी की अपनी लिमिटेशन है, ईरान की अपनी लिमिटेशन है, तो जितने एंटी इजरायली फोर्सेस हैं उनकी अपनी लिमिटेशन है, मिलिट्रली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली। और एक बात और बताता चलूं मैं आपको कि इन केस अगर ईरान किसी तरह से इंटर करता है तो ईरान विल बी बाउंड टू ज्वाइन द वॉर एंड दैट इज व्हाट इजराइल वांट्स। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो स्ट्रेटेजिक पूरा डोमेन जो इमर्ज किया है ये पोस्ट गाजा में, उसमें इस तरह का कोई स्पेस नहीं है जहां पे हम चीजों को रीड कर सकें या कहीं से प्रेडिक्ट कर सकें कि रीजनल वॉर में बदलेगा। एस्केलेशन ऑफ एंड ऑन रहेंगे। तो कल जो नसरल्लाह ने जो बयान दिया और उस दौरान जब फायरिंग चल रही थी, इसराइल के अटैक्स भी चल रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा ये साइकोलॉजिकल वॉर भी चेंज हो चुका है बिल्कुल। ये मिलिट्री वॉर के अलावा जो है दोनों साइड अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी का डिमॉन्स्ट्रेशन तो हो रहा है। अभी देखिए, अभी जो सडनली जो पेजर जिसको कहते हैं एक्सप्लोजन, ये इजराइल की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का हाईएस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन था। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं से साइकोलॉजिकल वॉर ये भी है कि दोनों साइड ये दिखा रही हैं कि हम जो है बिल्कुल जा सकते हैं मैक्सिमम पे, लेकिन इजराइल का मैक्सिमम जाना और हिजबुल्लाह के मैक्सिमम जाने में फर्क है। तो हिजबुल्लाह की जो स्पीच है, जो उनका थ्रेट है, वो पहली बार नहीं है, वो एक पॉलिटिकल रेटोरिक भी है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इंटैक्ट भी करना है, अपने कैडर्स को जो है डिसअपॉइंट नहीं करना है। तो ये मैसेज इजराइल के लिए कम है, अपने कैडर्स के मोमेंटम को, उनके एक्टिविज्म को, उनको इंथुजियाज्म को, इसलिए इस तरह की स्पीचेस, इस तरह की रेटोरिक आ रहे हैं। और ये नहीं समझना चाहिए हमें कि किसी तरह से ये किसी वॉर में या बड़े फुल फ्लेज बायलेटरल या कन्फ्रंटेशन में ये चीजें बदल जाएंगी, मुझे नहीं लगता। और अगर इसराइल की बात करें तो अक्टूबर 7 को जो हमले हुए उसके बाद इसराइल का जो उद्देश्य था, उसने कहा कि वो है हमास को जड़ से खत्म करना। तो क्या आने वाले दिनों में जब वो अपनी सेना नॉर्थ की तरफ भी मूव कर रहा है तो आपको लगता है कि उसका उद्देश्य जो है वो बदल सकता है? देखिए, जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो एक्शन जो बढ़ा है, जो मेजर वजह ये है, ये उनका विज़ाविज़ एंटी हमास जो उनका एक्शन है उसके फेलियर का रिफ्लेक्शन है। और उसको कहीं ना कहीं से ओवरकम करने के लिए अब वो हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, सीरिया की बात कर रहे हैं, और अकेजनली कभी यहाँ बम्बार्ड करना, कभी वही बम्बार्ड करना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है उनका जो एक अपरेंट जो फेलियर लग रहा है, जिस तरह की व्यक्ति वो चाहते थे, उसमें जो उनका फेलियर है उसको ओवरकम करने के लिए ये सारे के सारे एक्शन है। और इसमें एक बात और ये भी है कि ये इनका एक इजरायली ऑपरेशन तो है ये, उसमें कहीं ना कहीं से ज्यादा ये नेतन्याहू का पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म भी है। इससे उनको भी कहीं ना कहीं से जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन कमजोर हो रही थी उसको कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ मिल रही है। इसराइल लेबनान सीमा पर बढ़ रहे तनाव के कारण क्या मध्य पूर्व में संकट गहरा सकता है? विश्लेषण कर रहे थे मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजलुर रहमान सिद्दीकी। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आगे कार्यक्रम में, हम अगर चले भी गए तो हर सुबह वैसी ही होगी, सूरज रोज की तरह निकलेगा, तो जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। याद करेंगे बीबीसी के सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश को, जो अब नहीं रहे। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुमिरन, जो लोग सोशल मीडिया पर हमसे जुड़े हैं
उनके बारे में वो जो क्या कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मनोहर चमोली का कमेंट अभी मेरी आंख के सामने आया। BBC दुनिया उन्हें पसंद आ रहा है। संगीता खड़के लिखती हैं, 2 विश्व युद्धों से भी इंसान ने कोई सीख नहीं ली। और मोहम्मद अली बादशाह लिखते हैं, लेबनान इसराइल युद्ध बहुत गंभीर दुनिया में हालात हो सकते हैं। इसी तरह के कुछ और कमेंट्स भी आ रहे हैं। वर्मा लोधी लिखते हैं, सेना किसी देश की होती है, हिजबुल्लाह, हूती और हमास कौन से देश हैं जिनकी अपनी सेना है। मानसी, अगर यूट्यूब के कमेंट्स की मैं बात करूं तो ममता बघेल हैं जो कह रही हैं कि हथियारों का जो बिजनेस होता है उसमें बहुत प्रॉफिट होता है। शायद वो इतने सारे युद्ध और जंग के रेफरेंस में कह रही हैं। शेख मोहम्मद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मध्य पूर्व में शांति का जो प्रयास है वो और गंभीर होना चाहिए। ये सब कुछ चिंता का विषय है। गोविंद झूरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल के चोपड़ा हैं और इमाम हमारे साथ हैं और ममता बघेल हमारे साथ हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। मानसिया पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू को लेकर अब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों को प्रसाद में लड्डू दिया जाता है और यही लड्डू अब विवाद का केंद्र बन गया है। दावा ये है कि प्रसाद के जो लड्डू हैं उनमें जानवरों की चर्बी मिली हुई है। TDP ने गुजरात के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के हवाले से बताया है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हुई है। और विवाद शुरू कैसे हुआ? विवाद ऐसे शुरू हुआ कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। ఎవరు ఊహించలేదు వెంకటేశ్వర స్వామి హిందువులకి కలియుగ దేవుడు। चंद्रबाबू नायडू पिछली सरकार को यानी जगनमोहन रेड्डी की सरकार को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने यहाँ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा था, हम स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि लड्डू को इस तरह से अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में उन्होंने तिरुमला की पवित्रता को भंग किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये दावा किया कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि तिरुमला लड्डू के घी में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और ये भी कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उन्हें सजा दी जाएगी। और मानसी, उन्होंने यहाँ पिछली सरकार पर निशाना साधा है। जी, उन्होंने जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर निशाना साधा और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने इस टिप्पणी का पर विरोध जताया है और इन आरोपों को खारिज किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उसमें कहा कि चंद्रबाबू नायडू को राजनीति के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करने की आदत है। ये उन्होंने उन पर आरोप लगाया और कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि 100 दिनों की सरकार के कामों से ध्यान हटाने का तरीका है। आज उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूँ, मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिख रहा हूँ, मैं उन्हें समझा रहा हूँ कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ऐसा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ सुमिरन ये बता देना जरूरी है कि तेलुगु देशम पार्टी ने जिस रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया है, BBC उस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करता। BBC ने NDDB से संपर्क किया है और बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उन्हें मिले सैंपल गोपनीय होते हैं और उन पर किसी स्थान या व्यक्ति का नाम नहीं होता। उनकी लैब को जो सैंपल मिले थे, उन्होंने रिपोर्ट के बारे में ये कहा कि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कहाँ से मिले थे और इस प्रक्रिया की सारी जानकारी उन्होंने जो बताया कि वो गोपनीय होती है। जी, और इसी के ऊपर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और BJP नेता JP नड्डा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, ये जानते हैं। इसे मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा लापरवाही या विश्वासघात मानता हूं।
क्योंकि तेलुगु देशम की सरकार में भी हुआ। वो पहले जो इसके सरकार थी वो भी लोकसभा और राज्यसभा में उनको समर्थन देते थे, उनके सहयोगी थे। अगर ये पाप में वो भी शामिल हैं तो ये भारतीय जनता को भारत की जनता माफ नहीं करेगी। वहीं मानसी तिरुपति मंदिर से जुड़ा एक ट्रस्ट है, यानी TDT के नाम से उसे जाना जाता है। ये ट्रस्ट मंदिर से जुड़े कामों में शामिल रहता है। इस ट्रस्ट ने इस तरह के बयान को अपमानजनक बताया है और उन्होंने CM नायडू के बयान की आलोचना भी की है। ये उनकी प्रतिक्रिया है उस ट्रस्ट की जो इस मंदिर से एसोसिएटेड है। लंबे समय से झारखंड से BBC के लिए रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश का आज निधन हो गया। वो 48 साल के थे। रवि प्रकाश पिछले 3 सालों से लंग कैंसर से लड़ रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रवि प्रकाश के निधन पर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, जिंदा दिल इंसान हमेशा अमर रहते हैं। आप बहुत याद आएंगे रवि भाई। उन्होंने ये भी कहा है कि रवि प्रकाश के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ वापस झारखंड लाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। रवि प्रकाश को याद कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा। हर एक कहानी का क्लोजर नहीं है, हर एक कहानी की हैप्पी एंडिंग भी नहीं होती। हर हीरो सुपरमैन भी नहीं होता। वो भी हीरो है जो सुबह जद्दोजहद करके ऑफिस पहुंच के काम करके घर जाता है। हीरो दरअसल हम सब में है। हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं। रवि प्रकाश, एक ऐसा नाम जिसने जिद की जीने की, लंग कैंसर से संघर्ष किया और कैंसर मरीजों के लिए व्यवस्था से भी जमकर लड़े। कैंसर की महंगी दवाइयों का मुद्दा अलग अलग मंचों पर उठाया। इसी महीने रवि प्रकाश को वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेशेंट एडवोकेट एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लंग कैंसर के लिए काम करने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर हर साल ये पुरस्कार दुनिया के उन चुनिंदा लोगों को देती है जो अपने अपने देश में मरीजों की आवाज बन चुके हैं। अमेरिका में सम्मान प्राप्त करने के बाद रवि प्रकाश भारत लौटे और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, अमेरिका प्रवास खत्म, अस्पताल प्रवास शुरू, एक जिंदगी अनेक रंग, शुक्रिया मेरे डॉक्टर्स। फेसबुक अकाउंट पर यह उनकी आखिरी पोस्ट थी। साल 2021 में जनवरी महीने में रवि प्रकाश को लंग कैंसर होने की बात पता चली। इसके बाद इस घातक बीमारी से लड़ने की उनकी जंग शुरू हुई और इस दौरान मुंबई के टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में उनका लंबा इलाज चला। हालांकि रवि प्रकाश का इलाज फरवरी में ही शुरू हो गया था, लेकिन व्यापक जांच के बाद पता चला कि उन्हें 4थे स्टेज का लंग कैंसर है। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके पास सिर्फ 18 महीने का वक्त है, लेकिन रवि प्रकाश ने अदम्य जीवटता का परिचय दिया और भारत में लंग कैंसर के मरीजों के सामने आने वाली दिक्कतों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोलते, लिखते रहे, जागरूकता फैलाते रहे। उन्होंने कैंसर को भारत में महामारी घोषित कर नोटिफाइड बीमारी की श्रेणी में रखे जाने के लिए लगातार लिखा। जनवरी 2023 BBC हिंदी कहानी जिंदगी की सीजन 2 लेकर आया, जिसमें रवि प्रकाश की कैंसर से जंग की कहानी थी। 8 एपिसोड की सीरीज में उन्होंने बताया कि वो लंग कैंसर के आखिरी स्टेज से कैसे लड़ रहे हैं। रवि प्रकाश न सिर्फ हर दिन कैंसर से लोगों को जागरूक कर रहे थे, बल्कि लोगों को जिंदगी के मायने भी समझा रहे थे। पिछले जून में ही जांच में पता चला कि उनका कैंसर मस्तिष्क में भी फैल चुका था, लेकिन ये रवि प्रकाश की जिंदगी जीने की जिद ही थी कि ये जानते हुए भी कि मौत निश्चित है, उन्होंने कैंसर को अपना दोस्त बनाया और जिंदगी के हर शेष दिन को न सिर्फ जिया बल्कि दूसरों को भी हर दिन जिंदगी जीना सिखा गए। हम अगर चले भी गए तो हर सुबह वैसी ही होगी। सूरज रोज की तरह निकलेगा तो जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। बस इतना चाहते हैं भविष्य में जीवन की जीत हो कैंसर पर। अगर ये हुआ तो जब जब किसी की बीमारी ठीक होगी और वे मुस्कुराएंगी तो उसे स्माइल में हम भी होंगे। किसी की अच्छी सेहत में डिस्चार्ज होने पर जब परिवार खुश होगा
तो उन खुशियों में हम भी होंगे। इस पॉडकास्ट के जरिए ये जो हमारी आवाज़ें गूंजती रहेंगी, हम किसी के मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रहे होंगे। रवि प्रकाश की जिंदगी, उनके अनुभव, उनकी कहानी जानने के लिए आप सुनिए कहानी जिंदगी की सीजन 2 BBC हिंदी के पॉडकास्ट बनने पर। आज कार्यक्रम में इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होगी, समय शाम के 7:30 बजे। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी और गंगोत्री ने। मुझे और सुमिरन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।